एक मजबूर लड़की, एक $1 बिलियन सीईओ और एक ऐसी शादी जिसमें प्यार नहीं सिर्फ डील थी। लिन यीजन ने अपने पिता की जान बचाने के लिए फू जिंगचैन से शादी तो कर ली, लेकिन ये कोल्ड सीईओ स्टार्टिंग में उसे सिर्फ एग्रीमेंट वाइफ समझता है। हाँ, ना फीलिंग्स, ना प्रोमिसेस, ना रोमांस। लेकिन जैसे जैसे ये क्यूट वाइफ उसकी जिंदगी में आती है, उसका आइसी हार्ट मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और फिर जब कोई उसकी पत्नी को हर्ट करता है तो वही बिलियनियर सीईओ पूरी दुनिया के सामने कह देता है, मेरी वाइफ को टच करने की गलती मत करना। ड्रामा की स्टार्टिंग टीवी स्टेशन से होती है, जहाँ वैन यीजन यानी लिन यीजन एक इंटर्न की तरह काम कर रही होती है। उसके सामने सिस्टर नान एक बड़ा टास्क रखती है। वो बताती है कि बीजिंग सर्कल का प्रिंस कहा जाने वाला फू जिंगचैन अभी अभी अब्रॉड से वापस आया है और अब उसके इंटरव्यू का स्केड्यूल फिक्स करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये काम किसी एक्सपीरियंस सीनियर को देने के बजाय एक इंटर्न को दे दिया गया है। मतलब साफ है कि ये टास्क नॉर्मल नहीं बल्कि सीधा सीधा मुश्किल में डालने वाला है। सिस्टर नान भी इस बात को क्लियरली समझती है, इसलिए वो यीजन से कहती है कि ऐसे आदमी का इंटरव्यू अरेंज करना आसान नहीं होगा। फू जिंगचैन कोई आम बिजनेसमैन नहीं है। उसकी पोजीशन इतनी हाई है कि लोग अपॉइंटमेंट लेने में ही अटक जाते हैं। लेकिन यीजन डरने के बजाय शांत रहती है। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, वो कोशिश करेगी। उसके चेहरे पर नर्वसनेस तो है, लेकिन पीछे हटने वाला एटीट्यूड नहीं है। इंटर्न है लेकिन हिम्मत फुल टाइम एम्प्लॉय वाली है। इसके बाद यीजन फू जिंगचैन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। वो अपना फोन चेक करती है और उसके कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन को ढूंढती है, लेकिन उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसने उसका नंबर डिलीट तो नहीं कर दिया। सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड है क्योंकि फू जिंगचैन सिर्फ इंटरव्यू टारगेट नहीं बल्कि उसका हस्बैंड भी है। लेकिन दोनों के रिलेशनशिप में इतना डिस्टेंस है कि हस्बैंड का नंबर भी ऐसे ढूंढना पड़ रहा है जैसे कोई पुरानी रिसीट खोज रही हो। यीजन फिर फू जिंगचैन के ऑफिस में कॉल करती है। वो सामने वाले से कहती है कि उसे फू जिंगचैन से बात करनी है और इंटरव्यू अपॉइंटमेंट अरेंज करना है। लेकिन दूसरी तरफ से डायरेक्ट जवाब आता है कि मिस्टर फू बिजी है, अगर अपॉइंटमेंट चाहिए तो सीईओ ऑफिस के प्रोसेस से जाना होगा। यानी हस्बैंड होने के बावजूद यीजन को भी वही ऑफिशियल गेट कीपिंग झेलनी पड़ती है जो बाकी दुनिया झेलती है। फिर अचानक यीजन का सामना फू जिंगचैन से हो जाता है। वो उसे देखते ही पहचान जाती है और पूरी सिचुएशन और ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। एक तरफ वो इंटरव्यू के लिए आई है, दूसरी तरफ सामने वही आदमी है जिससे उसकी शादी हो चुकी है। उसके एक्सप्रेशन में शॉक भी है और थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट भी, क्योंकि इतने बड़े काम के बीच अचानक पर्सनल लाइफ सामने खड़ी हो जाती है। इस मुलाकात के बाद यीजन के मन में उसके और फू जिंगचैन के रिश्ते को लेकर बातें चलने लगती हैं। वो याद करती है कि उनकी शादी कोई नॉर्मल लव मैरिज नहीं थी। शादी से पहले दोनों का ज्यादा कॉन्टैक्ट भी नहीं था। रिश्ता बस एक अरेंजमेंट की तरह था जिसमें इमोशंस कम और एग्रीमेंट्स ज्यादा था। यीजन को लगता है कि फू जिंगचैन भी शायद वन फैमिली के बाकी लोगों जैसा ही होगा। उसके मन में पहले से ही एक डिस्टेंस है क्योंकि इस शादी के पीछे प्यार नहीं बल्कि फैमिली और कंडीशन वाला माहौल है। इसलिए फू जिंगचैन को देखकर वो पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं हो पाती। बाहर से वो खुद को संभालती है लेकिन अंदर कंफ्यूजन और हेजिटेशन दोनों चल रहे हैं। इसके बाद यीजन और फू जिंगचैन मैरिड लाइफ के अंदर एक साथ दिखाई देते हैं। दोनों लीगली पति पत्नी हैं, लेकिन उनके बीच की ऑकवर्डनेस साफ दिखती है। यीजन को समझ नहीं आता कि फू जिंगचैन के साथ कैसे बिहेव करे। एक घर, एक रिश्ता, एक नाम, सब है, लेकिन कंफर्ट अभी मिसिंग है। फू जिंगचैन उसे याद दिलाता है कि वे लीगली मैरिड है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो डर किस बात से रही है। उसकी बात प्रैक्टिकल है, लेकिन यीजन के लिए सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। पेपर पर शादी हो जाना और दिल से किसी को हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेना दोनों अलग बातें हैं। यीजन उसके करीब होने से अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो नहीं समझ पा रही कि इस रिलेशनशिप की लाइन कहाँ तक है। फू जिंगचैन का एटीट्यूड काम है, लेकिन उसकी मौजूदगी ही यीजन को नर्वस कर देती है। यहाँ रोमांस से ज्यादा ऑकवर्ड टेंशन है, जैसे दो लोग एक रिश्ते में हैं, लेकिन अभी तक रिश्ता खुद उन्हें समझ नहीं आया। फिर फू फैमिली की तरफ स्टोरी मूव होती है। फू जिंगचैन की फैमिली उसके रिटर्न और उसकी शादी को लेकर बात करती है। फैमिली के लिए ये मैरिज सिर्फ हस्बैंड वाइफ का मामला नहीं है बल्कि पूरा फैमिली फ्यूचर, स्टेटस और नेक्स्ट जनरेशन वाला टॉपिक बन चुका है। बात बच्चों तक पहुंचती है। किसी को लगता है कि अगर यीजन जल्दी बच्चा कर लेती है तो फू फैमिली में उसकी पोजीशन और स्टेबल हो जाएगी। ये बात सुनकर यीजन क्लियरली अनकंफर्टेबल हो जाती है। एक तो रिश्ता अभी प्रॉपरली शुरू भी नहीं हुआ, ऊपर से फैमिली ने सीधे बच्चे वाली प्लानिंग खोल दी। मतलब लड़की अभी घर में एडजस्ट ही कर रही है और फैमिली फ्यूचर ईयर की चेकलिस्ट लेकर बैठ गई है।
ईजन बोलती कम है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि ये प्रेशर उसके लिए हैवी है। फू फैमिली की एक्सपेक्टेशंस उसके सामने रख दी जाती है और उसे एहसास होता है कि इस मैरिज में सिर्फ 2 लोगों की फीलिंग्स नहीं बल्कि कई लोगों की एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई हैं। लास्ट में ईजन अपने कमरे में इस बात को लेकर परेशान रहती है कि शादी के बाद मैरिटल ऑब्लिगेशंस का क्या होगा। वो सोचती है कि क्योंकि दोनों लीगली मैरिड है इसलिए ये स्टेप कभी ना कभी आएगा ही। वो खुद से सवाल करती है कि क्या वो सच में इसके लिए रेडी है। वो फू जिंगचेन से प्यार करती है या नहीं ये भी उसके अंदर क्लियर नहीं है। मन में ड्यूटी, डर, हेजिटेशन सब एक साथ चल रहे हैं। उधर फू जिंगचे कॉन्डम वाली प्रैक्टिकल बात नोटिस करता है और फिर बात बच्चों पर आती है, लेकिन यहाँ उसका रिएक्शन यीजन को राहत देता है। वो साफ कहता है कि बच्चे चाहिए या नहीं ये उनका अपना डिसीजन है, पेरेंट्स का नहीं। यानी फैमिली कितना भी प्रेशर डाले, फू जिंगचे अपनी वाइफ पर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। वो यीजन से कहता है कि वो प्यार फोर्स नहीं करेगा, जब यीजन रेडी होगी तब वे बात करेंगे। ये बात यीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसे पहली बार लगता है कि इस एग्रीमेंट मैरिज में भी उसकी कॉन्सेंट की वैल्यू है। सीन की शुरुआत एंग्जाइटी से होती है लेकिन एंड में उसके अंदर थोड़ा ट्रस्ट बनता है। सुबह का माहौल थोड़ा हल्का और डोमेस्टिक हो जाता है। फू जिंगचे यीजन का ध्यान रखता है। वो उसे शूज पहनने की याद दिलाता है और ब्रेकफास्ट करने को कहता है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन यीजन के लिए ये अटेंशन नया है। ब्रेकफास्ट टेबल पर भी यीजन थोड़ी रेस्ट्रेंट रहती है, जैसे किसी दूसरे के घर में गेस्ट की तरह बैठी हो। फू जिंगचे उसे समझाता है कि ये उसका भी घर है। वो कहता है कि अपनी वाइफ के साथ ब्रेकफास्ट करना किसी भी काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर यीजन थोड़ा ऑकवर्ड तो होती है लेकिन उसके अंदर वार्मथ भी आती है। फिर फू जिंगचे कहता है कि ड्राइवर उसे काम पर छोड़ देगा, लेकिन यीजन कहती है कि वो सबवे से जा सकती है। तब फू जिंगचे हल्के मजाकिया अंदाज में उसे याद दिलाता है कि अब वो एक वेल्दी वुमेन है, उसे रिच वाइफ जैसा बिहेव करना चाहिए। यीजन का सिंपल लाइफस्टाइल और फू जिंगचे का हाई प्रोफाइल वर्ल्ड, दोनों का कंट्रास्ट यहाँ साफ दिखता है। लेकिन सीन में टेंशन नहीं बल्कि सॉफ्ट टीजिंग है। ब्रेकफास्ट के बाद फू जिंगचे एक और इंटरेस्टिंग बात करता है। वो यीजन से कहता है कि वो उसके फोन में उसका नेम चेंज करे ताकि अगली बार उसका नंबर फिर से डिलीट ना कर दे। ये बात सुनकर सिचुएशन हल्की कॉमेडी में बदल जाती है क्योंकि पति खुद वाइफ से कह रहा है कि भाई मुझे कॉन्टेक्ट लिस्ट में ठीक से सेव कर लो। वो कहता है कि उसे हस्बैंड के नाम से सेव करो और वीचैट पर भी यही करो। यीजन ऑकवर्ड हो जाती है लेकिन फू जिंगचे का टोन टीजिंग और पोजेसिव दोनों है। वो उसे कहता है कि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली उसे कॉल करे, ऐसे दूर दूर भागने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इंटरव्यू अरेंजमेंट की बात भी होती है और फू जिंगचे उसकी मदद करने के लिए अग्री करता है। यीजन के लिए ये सिर्फ प्रोफेशनल हेल्प नहीं है बल्कि इस बात का साइन है कि फू जिंगचे उसके काम को सीरियसली ले रहा है। रिलेशनशिप अभी भी ऑकवर्ड है लेकिन वार्मथ धीरे धीरे अंदर आ रही है। फू जिंगचन अपने असिस्टेंट शेंग मिंग से यीजन के बारे में डिटेल सुनता है। असिस्टेंट बताता है कि यीजन ने उससे शादी मुख्य रूप से अपने अडॉप्टिव फादर की सर्जरी के पैसे जुटाने के लिए की थी। ये बात सुनकर फू जिंगचन शॉक नहीं होता क्योंकि वो पहले से जानता है। यहाँ उसकी मैच्योरिटी दिखती है। वो इस बात को इंसल्ट की तरह नहीं लेता कि यीजन ने प्यार के लिए नहीं बल्कि मजबूरी में शादी की। वो सिचुएशन को समझता है। उसने पहले ही यीजन की मजबूरी को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद भी वो इंटरव्यू को प्रायोरिटी देता है। बाकी काम कैंसिल करके वो यीजन के इंटरव्यू अरेंजमेंट को आगे रखता है। बाहर से फू जिंगचन कोल्ड और स्ट्रिक्ट लगता है लेकिन इस सीन में साफ दिखता है कि यीजन के मामले में वो क्वाइटली प्रोटेक्टिव है। वो ज्यादा भावुक डायलॉग्स नहीं बोलता लेकिन उसका एक्शन बताता है कि वाइफ की प्रॉब्लम उसके लिए इम्पोर्टेंट है। टीवी स्टेशन में ईजन वापस आती है और सबको बताती है कि फू जिंगचन इंटरव्यू के लिए अग्री हो गया है। लेकिन जैसे ही एक इंटर्न इतनी बड़ी बात बोलती है, डायरेक्टर जो उसे सीरियसली लेने के बजाय मॉक करना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि ईजन झूठ बोल रही है क्योंकि फू जिंगचन जैसे आदमी का इंटरव्यू कोई इंटर्न कैसे फिक्स कर सकती है। डायरेक्टर जो का एटीट्यूड बहुत डिसमिसिव होता है। वो ईजन को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। मतलब इंटरव्यू अरेंज करने से पहले ही ऑफिस पॉलिटिक्स का पूरा एपिसोड शुरू हो गया। ईजन काम लेती है लेकिन सिचुएशन ह्यूमिलिएटिंग है। तभी फू जिंगचे का स्पेशल असिस्टेंट शेंगमिन वहां पहुंचता है। वो ऑफिशियल तरीके से कंफर्म करता है कि वो इंटरव्यू प्रोसेस कम्युनिकेट करने आया है। डायरेक्टर जो की तो जैसे बोलती बंद हो जाती है। अभी तक जो इंटर्न पर शक कर रहा था, अब सामने सीईओ साइड से कंफर्मेशन आ गया। शेंगमिन उसे वार्निंग भी देता है कि अगर आगे ऐसा हुआ तो फू जिंगचन किसी दूसरे टीवी स्टेशन को चूज कर सकते हैं। यहाँ ईजन को सीधा सपोर्ट मिलता है और डायरेक्टर जो की ओवर कॉन्फिडेंस की हवा निकल जाती है। सीन में ईजन की ह्यूमिलिएशन
धीरे धीरे विंडिकेशन में बदल जाती है। अब इंटरव्यू शुरू होता है। ईजन और सिस्टर नन फू जिंगचे के सामने बैठकर प्रोफेशनल क्वेश्चंस करती हैं। बाहरी तौर पर ये एक नॉर्मल इंटरव्यू है, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत लेयर्ड है, क्योंकि इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई हस्बैंड वाइफ है। फू जिंगचैन से पूछा जाता है कि वो वर्क और लाइफ को कैसे बैलेंस करता है। वो जवाब देते हुए फैमिली लाइफ की बात करता है और कहता है कि फैमिली लाइफ को हैंडल करने के लिए अलग तरह की विजडम चाहिए। सिस्टर नान नेचुरली उससे पूछती है कि क्या वो मैरिड है। फू जिंगचैन साफ कहता है यस, वो मैरिड है। फिर वो अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि वो इंडिपेंडेंट है और उसके वर्क में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहती। ये बात सुनकर यीजन के अंदर हलचल होती है, क्योंकि वो खुद सामने बैठी है, लेकिन उसे प्रोफेशनल फेस मेंटेन करना है। फू जिंगचैन के जवाब में एक हिडन मैसेज भी है। वो पब्लिक इंटरव्यू में अपनी वाइफ को एक्नॉलेज कर रहा है, लेकिन नाम नहीं ले रहा। यीजन के लिए ये मोमेंट ऑकवर्ड भी है और थोड़ा इमोशनल भी। इंटरव्यू के दौरान फू जिंगचैन बात को वापस यीजन की तरफ मोड़ देता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो मैरिड है। यीजन को अब इंटरव्यू और पर्सनल लाइफ के बीच की लाइन संभालनी पड़ती है। वो कहती है कि यस, वो मैरिड है। फिर फू जिंगचैन उससे पूछता है कि अगर वो मैरिड है तो वेडिंग रिंग क्यों नहीं पहनी। ये सवाल प्रोफेशनल इंटरव्यू में नहीं, सीधे पति की टीजिंग टेरिटरी में आता है। वो पूछता है कि क्या उसके हस्बैंड ने रिंग नहीं खरीदी या फिर वो अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती। यीजन तुरंत एक्सप्लेन करती है कि काम की वजह से इक्विपमेंट साफ करना पड़ता है, इसलिए रिंग पहनना कन्वीनियंट नहीं है। उसकी एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकल है, लेकिन एम्बैरेसमेंट छुपाना मुश्किल है। फू जिंगचैन सटली उसे टीज कर रहा है और सिस्टर नान भी सिचुएशन को देख रही है। यहाँ रोमांस लाउड नहीं है, लेकिन हिडन कपल टेंशन फुल है। फू जिंगचैन बाहर से सीरियस बिजनेसमैन बना बैठा है, लेकिन बीच बीच में वाइफ को टीज करने का मौका छोड़ नहीं रहा। यीजन बेचारे प्रोफेशनल मोड में भी ब्लश कंट्रोल मोड चालू रखती है। इंटरव्यू के बाद फू जिंगचैन को पता चलता है कि डायरेक्टर जो ने यीजन के साथ बैड बिहेवियर किया था। शन मिंग उसे बताता है कि डायरेक्टर जो ने मैडम पर फिंगर पॉइंट किया और एटीट्यूड भी खराब था। फू जिंगचैन का प्रोटेक्टर साइड तुरंत सामने आता है। वो कहता है कि वन यीजन काइंड है और आसानी से बुलीड हो सकती है, लेकिन वो ऐसा दोबारा नहीं होने देगा। ये बात दिखाती है कि वो यीजन की सॉफ्टनेस को वीकनेस नहीं मानता, बल्कि उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो स्टेशन मैनेजर से पर्सनली मैटर हैंडल करने का डिसीजन लेता है। फू जिंगचैन अननेसेसरी ड्रामा नहीं करता, लेकिन जब वाइफ की रिस्पेक्ट की बात आती है तो उसका काम अथॉरिटी मोड ऑन हो जाता है। डायरेक्टर जो ने इंटर्न समझकर एटीट्यूड दिखाया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो सीधे मिसेस फू से उलझ रहा है। काम के बाद फू जिंगचैन यीजन को पिक करने आता है ताकि दोनों ओल्ड हाउस डिनर के लिए जा सकें। यीजन उससे कहती है कि नेक्स्ट टाइम वो कार थोड़ा दूर पार्क करे, क्योंकि वो बहुत हाई प्रोफाइल है। उसके लिए ये सब अभी भी नया है। फू जिंगचैन जैसे आदमी के साथ पब्लिक में दिखना मतलब अटेंशन ऑटोमेटिकली मिलना। फू जिंगचैन हल्के टीजिंग अंदाज में पूछता है कि क्या उसके जैसा हस्बैंड होने में उसे शर्म आती है। यीजन साफ करती है कि शर्म की बात नहीं, बस वो हाई प्रोफाइल होने की आदत नहीं रखती। उसका सिंपल जीवन सडनली लग्जरी और अटेंशन में शिफ्ट हो रहा है, इसलिए उसे टाइम चाहिए। फिर फू जिंगचैन उसे याद दिलाता है कि पेरेंट्स के सामने उसे हस्बैंड कहना होगा। यीजन के लिए ये वर्ड बोलना भी थोड़ा ऑकवर्ड है, क्योंकि उनके रिश्ते में अभी तक भावनाएं प्रॉपर्ली खुली नहीं है। फू जिंगचैन फिर उसे रिंग देता है। वो कहता है कि उसने पहले उसकी प्रेफरेंसेस ओवरलुक कर दी थी। ये जेस्चर छोटा नहीं है, पहले शादी एग्रीमेंट थी, रिंग भी शायद फॉर्मेलिटी थी, लेकिन अब वो उसके कंफर्ट और चॉइस पर ध्यान दे रहा है। यीजन के लिए ये मोमेंट स्वीट भी है और थोड़ा एम्बैरेसिंग भी। दोनों फू फैमिली ओल्ड हाउस पहुंचते हैं। फू जिंगचैन की मदर यीजन को बहुत वार्मली वेलकम करती है। वो साफ साफ कहती है कि यीजन जैसी लड़की से शादी करना फू जिंगचैन की ब्लेसिंग है। यहाँ यीजन को वो वार्मथ मिलती है जो उसे अपने बायोलॉजिकल फैमिली से नहीं मिलती। फू मदर अपने बेटे को भी नहीं छोड़ती। वो फू जिंगचैन के स्टिफ स्टाइल पर कमेंट करती है और कहती है कि वो हमेशा ब्लैक या ग्रे पहनता है, जैसे कोई ओल्ड फैशन्ड आदमी हो, इतना बड़ा फाइनेंशियल टाइकून। लेकिन मदर के सामने वही ओल्ड बोरिंग वार्डरोब वाला डेटा बन जाता है। सीन में हल्की कॉमेडी आती है। यीजन गिफ्ट लेकर आती है, हर्बल टी। ये कोई फ्लैशी एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं है, लेकिन थॉटफुल है। फू पेरेंट्स को ये बात इम्प्रेस करती है कि उसने गिफ्ट में केयर और सोच रखी है। यीजन की नेचर यहाँ क्लियरली दिखती है। वो दिखावे से ज्यादा भावनाओं और यूजफुलनेस को वैल्यू देती है। फू फैमिली का माहौल वार्म है। यीजन जो शुरू में नर्वस थी, धीरे धीरे थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करती है। डिनर टेबल पर माहौल पहले तो अच्छा रहता है, लेकिन फिर वही बड़ा फैमिली टॉपिक आ जाता है, बच्चा। फू मदर पूछती है कि दोनों कब चाइल्ड प्लान कर रहे हैं। ये सवाल सुनते ही यीजन के लिए प्रेशर वापस आ जाता है।
फू जिंगचन तुरंत सिचुएशन संभालता है। वो कहता है कि ये बात उसके और ईजन के बीच की है। वो पेरेंट्स के प्रेशर को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन फू फादर भी अपनी साइड से प्रेशर डालते हैं। वो कहते हैं कि जब तक वो ग्रैंडसन को गोद में नहीं उठा लेते तब तक फू ग्रुप हैंडओवर करने की बात भी अटकी रहेगी। यहाँ फैमिली एक्सपेक्टेशन और बिजनेस सक्सेशन दोनों मिक्स हो जाते हैं। ईजन समझती है कि बात टेंशन में जा रही है, इसलिए वो बीच में स्मूथ करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उन्होंने प्राइवेटली इस बारे में बात की है और जिंगचन बस ज्यादा फ्लैशी नहीं होना चाहता था। ईजन यहाँ फू जिंगचन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि पेरेंट्स के सामने सिचुएशन ज्यादा खराब ना हो। वो खुद प्रेशर में है, फिर भी माहौल संभालती है। सीन में टेंशन है, लेकिन साथ ही ईजन की समझदारी भी दिखती है। डिनर के बाद ईजन फू जिंगचन से अपोलोजाइज करती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से फैमिली डिनर अनप्लेजेंट हो गया, लेकिन फू जिंगचन उसे ब्लेम नहीं करता। वो उसे क्लियरली कहता है कि उसे रिफ्यूज करने का पूरा राइट है। कोई भी उसे ऐसी चीज करने पर फोर्स नहीं कर सकता जो उसे पसंद नहीं, इंक्लूडिंग वो खुद भी नहीं। ये बात ईजन के लिए बहुत मीनिंगफुल है। फू जिंगचन उसे सिर्फ वाइफ नहीं, एक इंडिविजुअल की तरह रिस्पेक्ट करता है। फिर बात उनकी ओरिजिनल एग्रीमेंट पर आती है। फू जिंगचन याद दिलाता है कि उसने उसे डिग्निटी और मटीरियल कंफर्ट देने की बात की थी, लेकिन टाइम और फीलिंग्स नहीं। ईजन भी कहती है कि दोनों को इस शादी से अपनी अपनी जरूरतें मिली है, इसलिए वे एक दूसरे के कुछ ओवे नहीं करते। ये लाइन उनके रिश्ते में फिर से कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्टेंस वापस ले आती है। थोड़ी देर पहले वार्मथ थी, अब दोनों फिर अग्रीमेंट की बाउंड्री में खड़े दिखते हैं। इमोशनली सीन भारी है। दोनों एक दूसरे की केयर करते दिखते हैं, लेकिन कोई भी खुलकर इमोशनल क्लेम नहीं करना चाहता। इसके बाद ईजा अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड चेंग यू से बात करती है। चेंग यू उसे टीज करती है कि उसने अपने ही हस्बैंड का इंटरव्यू किया और प्रिटेंड किया जैसे जानती ही नहीं। ईजा इस बात पर एम्बेरस्ड हो जाती है। चेंग यू दोस्त वाली डायरेक्टनेस से पूछती है कि शादी के बाद दोनों के बीच कुछ हुआ या नहीं। ईजा कहती है कि वे फैमिलियर नहीं है। ये सुनकर सिचुएशन थोड़ी फनी लगती है, क्योंकि लीगली हस्बैंड वाइफ हैं, सेम घर में रहते हैं, लेकिन ईजन अभी भी कह रही है कि वे फैमिलियर नहीं। रिश्ता ऑफिशियली मैरिज है, प्रैक्टिकली ऑकवर्ड रूममेट प्लस कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर जैसा। चेंग्यू की टीजिंग से ईजन थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन दोनों की फ्रेंडशिप नेचुरल लगती है। चेंग्यू वही दोस्त है जो सीरियस बात भी ऐसे पूछती है जैसे गॉसिप सेशन चल रहा हो। रात में फू जिंगचन ईजन की कॉन्वर्सेशन का हिस्सा सुन लेता है, जिसमें मैरिटल ऑब्लिगेशंस की बात होती है। इसके बाद वो ईजन से बात करता है और कहता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल स्पॉसेस को भी कभी कभी मैरिटल ड्यूटीज फुलफिल करनी चाहिए। ईजन नर्वस होकर बोलती है कि अगर वो चाहता है तो वो कर सकती है, लेकिन फू जिंगचन फिर वही इम्पोर्टेंट बाउंड्री रखता है। वो कहता है कि उसे फोर्स्ड एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। जब तक इमोशनल फाउंडेशन नहीं है, ईजन को खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं। यहाँ फू जिंगचन की रिस्ट्रेंट बहुत साफ दिखती है। वो चाह सकता है, लेकिन ईजन की रेडीनेस से ऊपर अपनी इच्छा नहीं रखता। वो यहाँ तक कहता है कि अगर ईजन रिग्रेट करती है तो डिवोर्स भी पॉसिबल है। ईजन के लिए ये बात कंफ्यूजिंग है। एक तरफ वो उसका हस्बैंड है, दूसरी तरफ वो खुद ही उसे फ्रीडम दे रहा है। सीन में रोमांटिक टेंशन है, लेकिन उससे ज्यादा रिस्पेक्ट और इमोशनल बाउंड्रीज हैं। फिर स्टोरी रेनी डे पर आती है। ईजन काम से निकलती है और बारिश के बीच रास्ते में सिचुएशन खराब हो जाती है। कार एक्सीडेंट जैसे माहौल में वो स्लिप कर जाती है और उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है। तभी गु यांचे, जो उसका पुराना एक्वेंटेंस है, उसे मदद करता है और हॉस्पिटल ले जाता है। ईजन फू जिंगचन से बात करते हुए पूरी बात तुरंत नहीं बताती। फू जिंगचन पूछता है कि वो कहाँ है, क्योंकि आन जो ने बताया कि वो घर नहीं पहुंची। ईजन अपोलोजाइज करती है और कहती है कि रास्ते में उसका एंकल ट्विस्ट हो गया। वो बात छुपाने की कोशिश नहीं करती, लेकिन देर से बताती है। फू जिंगचन को चिंता हो जाती है। वो शैंगमिन को कहता है कि आगे वाली कार फॉलो करो। उसका काम बिजनेसमैन मोड इंस्टेंटली हस्बैंड वरी मोड में बदल जाता है। उसे इस बात से प्रॉब्लम है कि यीजन ने ट्रबल में होते हुए उसे इमीडिएटली कॉल नहीं किया। हॉस्पिटल में डॉक्टर चेक करता है और बताता है कि इंजरी बहुत सीरियस नहीं है, लेकिन कास्ट लगेगा और रेस्ट करना होगा। गु यांचे यीजन के लिए खाना लेने जाता है। वो पुराने जान पहचान वाले की तरह केयर दिखाता है। तभी फू जिंगचे वहां पहुंचता है। वो गु यांचे को नोटिस करता है। गु यांचे बताता है कि वो और इजे काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनकर फू जिंगचन फॉर्मल लेकिन क्लियरली पॉजेसिव टोन में इंट्रोड्यूस करता है वो इजन का हस्बैंड है। वो गु यांचे को थैंक करता है कि उसने उसकी वाइफ को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन साथ ही शेंग मिंग से कहता है कि एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन और बाकी बातें हैंडल कर ली जाएं। फिर गु यांचे से कहता है कि फ्यूचर में ट्रिवियल मैटर्स की वजह से मैडम को डिस्टर्ब ना करे। बाहर से सब पोलाइट है, लेकिन अंदर जेलसी साफ है।
फू जिंगचन ने कोई लाउड सीन नहीं किया, लेकिन उसके वर्ड्स में साफ मैसेज है। हेल्प के लिए थैंक्स, लेकिन बाउंड्री याद रखिए। फू जिंगचन इजन को घर ले आता है। घर पर वो पर्सनली उसकी इंजर्ड फुट का ध्यान रखता है। इजन कहती है कि ड्राइवर की ज़रूरत नहीं थी और वर्क प्लेस में उसे डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन फू जिंगचन उसे समझाता है कि वो उसका हस्बैंड है और उसकी केयर करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वो उसे खाना खिलाता है तो कहता है कि वाइफ को फीड करना हस्बैंड की जिम्मेदारी है। ये लाइन हीजन को ऑकवर्ड भी करती है और इमोशनल भी। वो बार बार खुद को इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश करती है, लेकिन फू जिंगचे उसे धीरे धीरे केयर एक्सेप्ट करना सिखा रहा है। घर में पेट डॉग नुओमी भी आता है। फू जिंगचे डॉग हेयर से एलर्जिक है, लेकिन फिर भी वो हीजन को डॉग रखने से रोकता नहीं। वो कहता है कि जो उसे पसंद है उसे पालना उसकी फ्रीडम है। वो नुओमी को क्यूट भी कहता है और कहता है कि डॉग उसकी तरह क्यूट है। आन जो बताती है कि फू जिंगचे को डॉग हेयर एलर्जी है, लेकिन फू जिंगचे इसे सीरियस नहीं बताता। यहाँ उसका हिडन सेक्रीफाइस दिखता है। वो अपनी डिस्कम्फर्ट छुपाकर यीजन की खुशी को प्रायोरिटी देता है। यीजन फू जिंगचे की एलर्जी के लिए ऑइंटमेंट लगाती है। इस दौरान वो गु यानचे के बारे में एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि गु यानचे उसका हाई स्कूल क्लासमेट था और कभी उसे परस्यू करता था, लेकिन अब उनके बीच कुछ नहीं है। यीजन ये बात इसलिए बताती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि फू जिंगचन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नाराज हो। ये उसके ट्रस्ट का साइन है। वो उसे अपनी पास्ट कनेक्शन ओपनली बता रही है। फू जिंगचन कहता है कि वो जेलस होने की वजह से एंग्री नहीं था। उसे गुस्सा इस बात पर था कि यीजन ने प्रॉब्लम में होते हुए तुरंत उसे नहीं बताया। उसके लिए ये बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर यीजन ट्रबल में है तो उसे पता होना चाहिए। यहाँ जेलसी भी है, कंसर्न भी है और ट्रस्ट बिल्डिंग भी। यीजन पहली बार क्लियरली कम्युनिकेशन करने की कोशिश करती है और फू जिंगचन भी अपनी रियल प्रॉब्लम बताता है। बातचीत धीरे धीरे इंटीमेट टोन ले लेती है। फू जिंगचन कहता है कि जब तक उनका डिवोर्स नहीं हुआ यीजन उसकी वाइफ है और उसकी केयर करना उसके लिए प्लेजर है। यीजन उसे मिस्टर फू कहती है और वो पूछता है कि उसने अभी उसे क्या कहा। उसका मतलब साफ है, हस्बैंड को इतना फॉर्मल क्यों बुला रही हो। फिर वही मैरिटल ऑब्लिगेशंस वाली बात आती है। फू जिंगचन कहता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल स्पाउसेस को भी कभी कभी ड्यूटीज फुलफिल करनी चाहिए। ईजन नर्वस होकर अग्री करने की कोशिश करती है, लेकिन फू जिंगचन फिर खुद को रोक लेता है। वो कहता है कि उसे नहीं चाहिए कि ईजन खुद को फोर्स करे। यही बात उनके रिलेशनशिप की कोर बनती जा रही है। अट्रैक्शन है, क्लोजनेस है, लेकिन फू जिंगचन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो ईजन की रेडीनेस का इंतजार करता है। सीन रोमांटिक टेंशन से भरा है, लेकिन एंड फिर रेस्टोरेंट पर होता है। दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, पर अभी वर्ड्स में क्लियर नहीं हुई। कुछ समय बाद फू जिंगचे यीजन को अपना इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट भेजता है ताकि वो उसे और अच्छे से समझ सके। ये जेस्चर बहुत सटल है। वो डायरेक्ट इमोशनल कन्फेशन नहीं करता, लेकिन उसे अपने बारे में जानने का रास्ता देता है। घर पर यीजन बोर हो रही होती है। वो आन जो के साथ मिलकर फू जिंगचन के लिए कुकीज बनाती है। कुकीज दिखने में परफेक्ट नहीं है और यीजन खुद भी मानती है कि ये थोड़ी अगली लग रही हैं, लेकिन आन जो उसे समझाती है कि सेंटीमेंट ज्यादा मैटर करता है। कुकीज फू जिंगचन के ऑफिस पहुंचती हैं। फू जिंगचन उन्हें देखकर खुश होता है और आन जो से कहता है कि उसकी वाइफ को थैंक कहना और ये भी कि उसे कुकीज बहुत पसंद आई। ये छोटा सा घरेलू जेस्चर दोनों के रिलेशनशिप में स्वीटनेस लाता है। यीजन ने कुछ बड़ा नहीं किया, बस हैंडमेड कुकीज बनाई, लेकिन फू जिंगचन के लिए ये केयर की निशानी है। ऑफिस में स्टाफ नोटिस करता है कि फू जिंगचे के पास कुकीज और ब्लैक टी है। सबको ये अनयूजुअल लगता है क्योंकि फू जिंगचे स्वीट्स पसंद नहीं करता और ब्लैक टी भी नहीं पीता, लेकिन आज साहब बड़े आराम से कुकीज एंजॉय कर रहे हैं। ऑफिस गॉसिप शुरू हो जाता है। स्टाफ को शक होता है कि ये कुकीज किसी स्पेशल पर्सन ने बनाई हैं। कोई गेस करता है कि शायद ये किसी ऐसी लड़की की तरफ से है जिसे फू जिंगचे पसंद करता है। मतलब फू जिंगचे का सीरियस इमेज कुकीज के सामने थोड़ा सॉफ्ट पड़ गया। ये सीन हल्का और फनी है क्योंकि ऑफिस वाले भी समझ जाते हैं कि बॉस के लाइफ में कुछ तो चेंज आया है। जो आदमी स्वीट से दूर रहता था वो हैंडमेड कुकीज को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है। बॉस कोल हो सकता है, लेकिन वाइफ मेड कुकी के सामने डिसिप्लिन भी मेल्ट हो सकता है। फू जिंगचे अपनी मदर से मिलने जाता है। मदर उसे समझाती है कि विमेन को सिक्योरिटी चाहिए। वो कहती है कि यीजन सेंसिबल है, इसलिए अगर उसके साथ कुछ रॉन्ग भी होगा तो शायद वो कंप्लेन नहीं करेगी। मदर अपने बेटे को इनडायरेक्टली
समझाती है कि कोल्ड रहना रिलेशनशिप हैंडल करने का तरीका नहीं है। वो ये भी कहती है कि अगर फू जिंगचेन के फादर भी उसके जैसे स्टिफ होते तो वो उनसे शादी नहीं करती। यहाँ मदर का रोस्टिंग मोड बहुत नेचुरल है। फू जिंगचेन बाहर सबको कंट्रोल करता होगा, लेकिन माँ के सामने उसकी CEO वाली सारी पावर 0 हो जाती है। कुकीज पर भी कॉमेडी होती है। पहले मदर कुकीज देखकर कहती है कि शेप अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि ये उसकी डॉटर इन लॉ ने बनाई है, तुरंत ओपिनियन बदल जाता है। अब वही कुकीज उसे विविड लगती हैं, मतलब टेस्ट बाद में, डॉटर इन लॉ की मेहनत पहले। मदर का एटीट्यूड क्लियरली ईजन के पक्ष में है। वो फू जिंगचेन को समझाती है कि उसे अपनी वाइफ के साथ ज्यादा वार्मथ और केयर दिखानी चाहिए। फिर वेन फैमिली की तरफ से यीजन पर प्रेशर आता है। वे उसे कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि शादी को 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन वो फू जिंगचे के साथ घर वापस डिनर के लिए नहीं आई। अगर ऐसा चलता रहा तो गॉसिप फैल सकता है। हाँ, लेकिन असली बात सिर्फ फैमिली डिनर नहीं है। वेन फैमिली को फू जिंगचे की सपोर्ट भी चाहिए। फादर टी कंपनी को फू फैमिली के बैकिंग की जरूरत है, यानी अफेक्शन के नाम पर फिर से बिजनेस कैलकुलेशन चालू है। येजिन समझ जाती है कि बात सिर्फ रिश्तेदारी निभाने की नहीं है, फिर भी वो कहती है कि वो फू जिंगचे से टाइम शेड्यूल कर लेगी। उसका टोन कंट्रोल्ड है, लेकिन इस फैमिली प्रेशर में वार्मथ नहीं, सिर्फ ट्रांजैक्शन महसूस होता है। येजिन का कास्ट हटने के बाद फू जिंगचे फिर भी उसका ध्यान रखता है। वो उसके पैर सोक करने में हेल्प करता है। येजिन थोड़ा ऑकवर्ड होती है, लेकिन फू जिंगचे कहता है कि अग्रीमेंट कपल दी मैरिड कपल ही होते हैं और वो उसका हस्बैंड है। ये केयर इतनी पर्सनल है कि ईजन खुद कंफ्यूज्ड हो जाती है। अगर ये सिर्फ एग्रीमेंट है तो फिर इतना अटेंशन क्यों? वो ये बात अपनी फ्रेंड चेंग यूए से डिस्कस करती है। चेंग यूए तुरंत कंक्लूजन निकालती है कि ये सिर्फ ड्यूटी नहीं हो सकती। चेंग यूए तो फुल एक्साइटमेंट में बोलती है कि पैर धोना कोई सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये क्लियरली एक्सक्यूज है। उसके हिसाब से फू जिंगचन डेफिनेटली ईजन के लिए फॉल कर चुका है। ईजन खुद इस बात को लेकर अनश्योर है, लेकिन फ्रेंड की बात उसे सोचने पर मजबूर करती है। सीन में डोमेस्टिक केयर और दोस्त वाली टीजिंग दोनों है। चेन यू रोमांस एनालिस्ट की तरह पूरी रिपोर्ट दे देती है और उसकी एक्साइटमेंट देखकर लगता है कि उसे अपनी फ्रेंड की लव स्टोरी में खुद से ज्यादा इंटरेस्ट है। येजिन फाइनली फू जिंगचे से कहती है कि क्या वो वीकेंड पर उसके साथ वेन फैमिली होम चल सकता है। ये रिक्वेस्ट उसके लिए इजी नहीं है, क्योंकि वेन फैमिली के साथ उसके इमोशंस कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन उसे जाना है और हस्बैंड को साथ ले जाना भी जरूरी है। फू जिंगचन बिना ज्यादा सवाल किए एग्री कर देता है। वो कहता है कि ठीक है और गिफ्ट्स प्रिपेयर करवा देगा। उसकी रिस्पॉन्स सिंपल है लेकिन रीइश्योरिंग है। येजिन को इस बात का भरोसा मिलता है कि जब उसे जरूरत होगी फू जिंगचन उसके साथ खड़ा रहेगा। यहाँ रोमांस लाउड नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप दिखती है। येजिन हेजिटेंट होकर बात रखती है। फू जिंगचन क्वाइटली सपोर्ट देता है। वेन फैमिली होम में पहुंचने पर पास्ट की बड़ी बात खुलती है। पता चलता है कि ओरिजिनली फू जिंगचन से शादी जीजन की सिस्टर की होने वाली थी, लेकिन फू जिंगचन ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। फिर वेन फैमिली ने जीजन को ढूंढा और उसे इस मैरिज अरेंजमेंट में डाल दिया। फ्लैशबैक जैसे डिटेल्स में ये पता चलता है कि वेन फैमिली ने पैटर्निटी टेस्ट दिखाकर कहा कि जीजन उनकी बायोलॉजिकल डॉटर है। दूसरी तरफ जीजन के एडॉप्टिव फादर को सीरियस इंजरी हुई थी और सर्जरी के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। वेन फैमिली ने इस मजबूरी को अपने एडवांटेज में यूज किया। उन्होंने ईजन से कहा कि अगर वो अपना सरनेम वेन कर ले और फू जिंगचन से शादी कर ले तो वे उसके एडॉप्टिव फादर के मेडिकल एक्सपेंसेस पे करेंगे। यानी बेटी वापस लाने की बात इमोशन से नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मैरिज कैंडिडेट की तरह की गई। ईजे के लिए ये सिचुएशन बेहद पेनफुल थी। उसके एडॉप्टिव फादर की जान दांव पर थी और सामने ऐसा कंडीशन रखा गया जिसमें उसके पास चॉइस प्रैक्टिकली बची ही नहीं। ये सीन साफ कर देता है कि उसकी शादी सिर्फ एग्रीमेंट नहीं बल्कि मजबूरी और फैमिली मैनिपुलेशन का रिजल्ट थी। वेन मदर अब और भी शॉकिंग सजेशन देती है। वो कहती है कि क्योंकि ईजे और फू जिंगचन के बीच इमोशनल फाउंडेशन नहीं है, इसलिए वो अपनी सिस्टर से प्लेस स्वैप कर सकती है। मतलब शादी हो चुकी है, सर्टिफिकेट बन चुका है, लेकिन वेन फैमिली अभी भी ईजे को रिप्लेसेबल पीस की तरह देख रही है।
यीजन इस बार चुप नहीं रहती। वो उन्हें याद दिलाती है कि वो और फू जिनचन लीगली मैरिड हैं। वो सवाल करती है कि क्या वे फू जिनचन से बिगामी करवाना चाहते हैं। उसकी बात बिल्कुल सीधी और शार्प है। वेन मदर कहती है कि वो डिवोर्स कर ले। ये सुनकर यीजन का दर्द और गुस्सा दोनों बढ़ते हैं। जिस फैमिली ने उसे मजबूरी में शादी करवाई वही अब कह रही है कि जरूरत हो तो हट जाओ। यहाँ यीजन खुद को डिफेंड करती है। वो टूटती नहीं बल्कि लॉजिकल जवाब देती है। सीन में बिट्रियल बहुत स्ट्रॉन्ग है। यीजन को अपनी बायोलॉजिकल फैमिली से भी वही ट्रीटमेंट मिलता है जैसे वो कोई इंसान नहीं, डील का हिस्सा हो। फू जिंगचन बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लेता है, खासकर यीजन की वो बात कि अगर फू जिंगचन डिवोर्स के लिए अग्री करे तो उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये लाइन उसे चोट पहुंचाती है। वो ईजन से पूछता है कि क्या वो सच में उससे डिवोर्स चाहती है। ईजन एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी बीच फू जिंगचन के फ्रेंड का फोन आ जाता है। फ्रेंड मजाक में उसकी शादी और वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने की बात करता है, लेकिन फू जिंगचन के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग बैठ चुकी होती है। ईजन ने जो बात एंगर में कही थी वो फू जिंगचन ने लिटरल सुन ली। उसे लगता है कि शायद ईजन इस मैरिज से निकलना चाहती है। सीन में इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग है। दोनों में फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, लेकिन कोई भी साफ बोल नहीं रहा, इसलिए एक लाइन हार्ट पर लग जाती है। फू जिंगचन अपने असिस्टेंट से ईजन की फुल बैकग्राउंड डिटेल्स मांगता है। असिस्टेंट बताता है कि वो पहले लिन ईजन थी, वैन बोनियन की लॉन्ग लॉस्ट डॉटर, और हाल ही में वैन फैमिली ने उसे वापस लाया है। फू जिंगचन अब डायरेक्ट सवाल करने का डिसीजन लेता है। वो ईजन से पूछता है कि उसे वन ईजन कहे या लिन ईजन। ये सवाल सिर्फ नाम का नहीं है, उसके पूरे पास्ट का है। फिर वो कहता है कि उसके हस्बैंड होने के नाते उसे ईजन का पास्ट जानने का राइट है। यहाँ फू जिंगचन पॉसेसिव या एंग्री होकर बात नहीं कर रहा, बल्कि सीरियस है। उसे लगता है कि अगर वे पति पत्नी हैं, तो यीजन को अकेले ये सब कैरी नहीं करना चाहिए। लेकिन यीजन के लिए पास्ट खोलना आसान नहीं है। सीन में ट्रुथ कॉन्फ्रंटेशन है। फू जिंगचन आंसर्स चाहता है और यीजन को पहली बार अपने दर्द को वर्ड्स में रखना पड़ेगा। यीजन फू जिंगचन को अपने एडॉप्टिव पेरेंट्स से मिलवाने ले जाती है। वहाँ माहौल इमोशनल है। उसके एडॉप्टिव फादर को गिल्ट है कि वैन फैमिली ने उसकी सर्जरी का पैसा देकर यीजन को मैरिज में पुश किया। उसे लगता है कि उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से यीजन की लाइफ सैक्रिफाइस हो गई। फादर कहता है कि मैरिज और हैप्पीनेस पूरी लाइफ की बात होती है। उसके वर्ड्स में गिल्ट साफ है। वो अपनी बेटी को दुखी नहीं देखना चाहता, लेकिन उस समय उसके पास कुछ करने की हालत भी नहीं थी। यीजन उन्हें रीअश्योर करती है कि फू जिंगचन और उसका फैमिली उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। वो नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स गिल्ट में रहें। फू जिंगचन भी वहाँ सिंसियरली प्रॉमिस करता है कि वो यीजन का केयर करेगा। ये सीन बहुत इमोशनल है क्योंकि एडॉप्टिव पेरेंट्स बायोलॉजिकल नहीं है, फिर भी उनके गिल्ट और लव जेन्युइन है। यीजन भी उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। फू जिंगचन पहली बार उस फैमिली को देखता है जिसने यीजन को सच में प्यार दिया। इसके बाद यीजन फू जिंगचन को पूरा सच बताती है। वो कहती है कि उसे उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने छोड़ दिया था, लेकिन एडॉप्टिव पेरेंट्स ने उसे अपनी रियल डॉटर की तरह पाला। उन्होंने उसे सेल्फलेस लव दिया। फिर उसके एडॉप्टिव फादर का एक्सीडेंट हुआ। कंस्ट्रक्शन साइट से गिरने के कारण कंडीशन सीरियस थी और सर्जरी का खर्च बहुत ज्यादा था। यीजन के पास इतना पैसा नहीं था, तभी वेन फैमिली सामने आई। वेन फैमिली ने ऑफर रखा कि वे सर्जरी का पैसा देंगे, लेकिन कंडीशन ये होगी कि यीजन अपना सरनेम बदलेगी और फू जिंगचन से शादी करेगी। यीजन के पास अपने फादर की जान बचाने के लिए इस डील को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई प्रैक्टिकल रास्ता नहीं था। वो फू जिंगचन को बताती है कि यही वजह थी कि उसने शादी की। ये कन्फेशन उसके लिए आसान नहीं, लेकिन अब वो सच छुपाना नहीं चाहती। फू जिंगचन उसकी कहानी सुनकर समझता है कि यीजन कोई ग्रीडी या अपॉर्चुनिस्ट लड़की नहीं थी। वो अपने एडॉप्टिव फादर की जान बचाने के लिए मजबूर हुई थी। सीन में यीजन वल्नरेबल है। पहली बार वो अपने दर्द को खुलकर फू जिंगचे के सामने रखती है। यीजन की कहानी सुनने के बाद फू जिंगचे उसे बताता है कि उसने उसे गलत समझा था। पहले उसे लगा था कि यीजन भी वेन फैमिली की एरोगेंट डॉटर जैसी होगी, इसलिए वो अरेंज्ड मैरिज से डिससैटिस्फाइड था। लेकिन अब उसे समझ आता है कि यीजन अलग है। यीजन उसे बताती है कि वो जर्नलिस्ट बनना चाहती है। उसका सपना है कि वो वीक और वल्नरेबल लोगों के लिए वॉइस बने। ये बात उसके कैरेक्टर को और क्लियर करती है। जिस लड़की ने खुद मजबूरी और इनजस्टिस देखा है, वो अब दूसरों की आवाज बनना चाहती है। फू जिंगचे
जिंगजे उसे एनकरेज करता है और कहता है कि वो ये कर सकती है। ये सपोर्ट यीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सिर्फ उसकी मजबूरी नहीं समझता बल्कि उसके ड्रीम को भी रिस्पेक्ट करता है। यहाँ दोनों के बीच इमोशनल क्लोजनेस बढ़ती है। फू जिंगजेन का व्यू बदलता है और यीजन को पहली बार लगता है कि वो उसे सच में समझने की कोशिश कर रहा है। फू जिंगजेन बिजनेस कोऑपरेशन कंप्लीट करता है और फिर अपनी वाइफ से जुड़ी रूमर्स के बारे में पूछता है। उसे ये जानना है कि कहीं यीजन ने फू फैमिली या वन फैमिली के नाम का यूज करके किसी को बुली तो नहीं किया या खुद फायदा तो नहीं उठाया। आंसर क्लियर आता है, नहीं। यीजन ने फू और वन फैमिली के अलावा किसी को अपनी मैरिज के बारे में बताया भी नहीं। उसने पावर अब्यूज नहीं किया, वन फैमिली को बेनिफिट नहीं दिलाया और खुद भी इस स्टेटस का यूज नहीं किया। ये सुनकर फू जिंगजेन के अंदर प्राइड आता है। उसे समझ आता है कि यीजन सच में इंडिपेंडेंट है। उसके पास मिसेस फू का स्टेटस था लेकिन उसने उसे वेपन नहीं बनाया। फिर फू जिंगजेन अर्लीस्ट फ्लाइट बैग बुक करने को कहता है। बिजनेस इंपॉर्टेंट है लेकिन अब उसकी प्रायोरिटी में यीजन भी है। उसे अपने काम के साथ वाइफ की सिचुएशन की भी चिंता रहती है। फू जिंगजेन और यीजन साथ में वार्म टाइम स्पेंड करते हैं। इस दौरान फू जिंगजेन कहता है कि अगर यीजन डिवोर्स नहीं चाहती तो वो फ्यूचर में उसका फैमिली बनना चाहता है। ये लाइन बहुत सॉफ्ट है क्योंकि यीजन के लाइफ में फैमिली का मतलब पेन और लव दोनों रहा है। फू जिंगजेन अब खुद को उसके लिए सेफ फैमिली बनाना चाहता है। दोनों के बीच प्लेफुल और लाइट मोमेंट्स आते हैं। बच्चों और अम्यूजमेंट वाले माहौल में यीजन थोड़ी खुलती है। फू जिंगजेन नोटिस करता है कि जब वो स्माइल करती है तो बहुत अच्छी लगती है। यीजन कहती है कि वो अक्सर नहीं हंसती क्योंकि नेगोशिएशन में ज्यादा हंसना मुश्किल कर देता है। ये बात उसके प्रैक्टिकल साइड को दिखाती है। उसने लाइफ में इतना कुछ फेस किया है कि स्माइल भी सिचुएशन देखकर कंट्रोल करती है। फू जिंगजेन के साथ वो धीरे धीरे नॉर्मल हैप्पीनेस फील कर रही है। सीन हीलिंग और वार्म है। दोनों के बीच रिलेशनशिप एग्रीमेंट से आगे बढ़कर कंफर्ट की तरफ जा रहा है। रात में फू जिंगजेन यीजन के बाल ड्राई करता है। ये मोमेंट बहुत इंटीमेट और डोमेस्टिक है। कोई बड़ा रोमांटिक सेटअप नहीं, बस हस्बैंड वाइफ की क्वाइट क्लोजनेस। इसी दौरान फू जिंगजेन वो सवाल फिर उठाता है जो उसके मन में अटका था। वो पूछता है कि वन फैमिली हाउस में उसने जो कहा था अगर वो डिवोर्स एग्री करे तो उसे ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्या वो सच था? यीजन फाइनली क्लियर करती है कि वो एंग्री वर्ड्स थे। उसने सच में कभी डिवोर्स नहीं चाहा। फू जिंगजेन पूछता है कि अगर वो सच में डिवोर्स के लिए एग्री कर जाता तो यीजन क्या सोचती। यीजन कहती है कि वो डिवोर्स नहीं चाहती। जिस दिन उन्होंने सर्टिफिकेट लिया उस दिन से उसने डिवोर्स के बारे में नहीं सोचा। ये कन्फेशन दोनों के बीच बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसअंडरस्टैंडिंग हटती है। फू जिंगजेन को पता चलता है कि यीजन इस मैरिज से भागना नहीं चाहती। यीजन भी पहली बार डायरेक्ट बोलती है कि वो इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहती। फू जिंगजेन यीजन से कहता है कि वो उस पर ज्यादा रिलाय कर सकती है। वो कहता है कि वो उसके लिए ट्रबल नहीं है। जब बारिश वाले दिन वो गिर गई थी और उसने मैसेज किया था कि वो घर पर है, फू जिंगजेन बार बार वही मैसेज पढ़ता रहा। उसे डर था कि अगर यीजन के साथ कुछ सीरियस हो जाता तो शायद वो सबसे लास्ट में जानता। ये बात यीजन को इमोशनल करती है। फू जिंगजेन की चिंता सिर्फ पोजेसिवनेस नहीं थी बल्कि फियर था कि यीजन उसे अपनी लाइफ में प्लेस नहीं दे रही। वो चाहता है कि प्रॉब्लम आते ही यीजन उसे बताए। वो उसे कहता है कि उसे अकेले सब कैरी करने की जरूरत नहीं। यीजन जो हमेशा खुद मैनेज करने की आदत रखती है धीरे धीरे केयर एक्सेप्ट करना सीख रही है। सीन में दोनों वल्नरेबल है। फू जिंगजे अपनी चिंता ओपनली बताता है और यीजन को समझ आता है कि वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं रहा, सच में केयर करता है। यीजन उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ अच्छा सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से है। ये सवाल उसके मन में कई सीन से चल रहा था। एग्रीमेंट मैरिज होने के कारण उसे हर केयर के पीछे डाउट होता है कि ये ड्यूटी है या फीलिंग। फू जिंगजेन उससे पूछता है कि उसे क्या लगता है। फिर वो हिंट देता है कि शायद बात पूरी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये डायरेक्ट कन्फेशन नहीं है लेकिन इनफ है कि यीजन समझे कि उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। दोनों के बीच रोमांटिक टेंशन बढ़ती है। वे एक दूसरे के करीब आते हैं लेकिन फू जिंगजेन फिर रुक जाता है। उसे लगता है कि यीजन शायद अभी रेडी नहीं है। वो कहता है कि वो प्यार फोर्स नहीं करेगा और उसके रेडी होने तक वेट करेगा। ये सीन बहुत टेंडर है। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है पर फू जिंगजेन फिर वही रिस्पेक्ट दिखाता है। वो हर बार यीजन को चॉइस देता है। यही उसकी केयर
पेयर को अलग बनाता है। अगली सुबह ईजन एम्बेरस्ड होती है। पिछले रात की क्लोजनेस उसके दिमाग में घूम रही है। फू जिंगचन प्लेफुल मूड में है। वो कहता है कि ईजन ने ही तो कहा था कि उसे इतना पॉलिट नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने पोलाइट होना छोड़ दिया। ईजन तुरंत क्लैरिफाई करती है कि उसका मतलब डेली लाइफ में पोलाइट ना होने से था, उस तरह की इनपोलाइटनेस से नहीं। ये ऑकवर्ड मैरिड कपल वाली कॉमेडी है। दोनों अब पहले जैसे कोल्ड नहीं रहे। अब टीजिंग और ब्लश वाला फेज शुरू हो चुका है। फू जिंगचन कहता है कि उसने मॉर्निंग मीटिंग कैंसिल कर दी ताकि अपनी वाइफ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। ये सुनकर येजन फिर ऑकवर्ड हो जाती है। पहले वर्क उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, अब वाइफ के लिए मीटिंग कैंसिल करना बड़ा चेंज है। सीन स्वीट और प्लेफुल है। दोनों के रिलेशनशिप में वार्मथ क्लियरली बढ़ चुकी है। ब्रेकफास्ट पर आंचो ब्राउन शुगर जिंजर जूस सर्व करती है। जीजन इसे देखकर अपनी एडेप्टिव मदर को याद करती है। वो बताती है कि जब वो छोटी थी उसकी मदर उसके लिए यही ड्रिंक बनाती थी। भले ही वो बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी, फिर भी पेरेंट्स ने उसे सच्चे प्यार से पाला। जीजन कहती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे सबसे प्रेशियस चीज दी, सेल्फलेस लव। ये बात फू जिंगचन को जीजन की इमोशनल वर्ल्ड और डीपली समझाती है। जीजन के लिए फैमिली सिर्फ ब्लड रिलेशन नहीं, केयर और सेक्रीफाइस है। सीन में थोड़ा टीजिंग भी आता है। फू जिंगचन ड्रिंक शेयर करने की बात पर उसे छेड़ता है और याद दिलाता है कि वे पिछली रात किस कर चुके हैं। जीजन फिर शर्माती है। इमोशनल नॉस्टैल्जिया और लाइट रोमांस दोनों एक साथ चलते हैं। जीजन काम पर वापस आती है। उसका फुट रिकवर हो चुका है। सिस्टर नान उसे 2 अच्छी खबरें देती है। पहली, वो ऑफिशियली अपॉइंटेड हो गई है, यानी इंटर्न फेज से आगे करियर में स्टेप मिला है। दूसरी खबर एक नए इंटरव्यू टास्क की है। उसे समिट कैपिटल के लू कियान का इंटरव्यू करना है। सिस्टर नान बताती है कि लू कियान इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड का राइजिंग स्टार है, लेकिन उसे डील करना आसान नहीं। उसका टेम्पर इसेंट्रिक है और पब्लिक इन्फॉर्मेशन भी बहुत कम है। साथ ही पता चलता है कि ईजन की लीव के दौरान डायरेक्टर जू फायर हो गया, यानी जिसने ईजन को नीचा दिखाया था उसका चैप्टर क्लोज हो गया। कर्मा ने यहाँ ज्यादा देर नहीं लगाई। ईजन की करियर में प्रोग्रेस आती है, लेकिन साथ ही नया प्रेशर भी। फू जिंगचन का इंटरव्यू क्लियर करने के बाद अब उसे एक और डिफिकल्ट पर्सनालिटी हैंडल करनी है। यीजन लू कियान का इंटरव्यू अरेंज करने की कोशिश करती है। शुरुआत में लगता है कि लू कियान इंटरव्यूज एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन फिर पता चलता है कि उसका फू जिंगचन से कनेक्शन है। लू कियान और फू जिंगचन के बीच बातचीत में हल्का दोस्ताना मजाक चलता है। लू कियान बताता है कि अगले दिन उसका अपॉइंटमेंट फू जिंगचन की वाइफ के साथ है। फू जिंगचन उसे साफ वार्निंग स्टाइल में कहता है कि इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए। अगर लू कियान ने उसे सेटिस्फाई कर दिया तो यॉट मिलेगी, नहीं तो लाइफ बोट से काम चलाना पड़ेगा। ये सीन बिजनेस, फ्रेंडशिप और ह्यूमर वाला है। फू जिंगचन अपनी वाइफ की मदद डायरेक्टली अनाउंस नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली सब सेट कर देता है। उसके दोस्त को भी समझ आ जाता है कि मिसेस फू का इंटरव्यू कैजुअल मैटर नहीं है। फू जिंगचन देर से घर आता है। यीजन उसका वेट कर रही होती है और उसके लिए फूड प्रिपेयर करती है, लेकिन फू जिंगचन कहता है कि वो खा चुका है। फिर भी इस जेस्चर में यीजन की केयर दिखती है। वो लू कियान इंटरव्यू की प्रिपरेशन डिस्कस करती है। उसे चिंता है क्योंकि लू कियान के बारे में पब्लिक इन्फॉर्मेशन बहुत कम है और उसका टेम्पर भी डिफिकल्ट बताया गया है। फू जिंगचन उसे नर्वस ना होने को कहता है। यीजन फिर बताती है कि इंटरव्यू के बाद स्टेशन ने उसे सोंगचेंग बिजनेस ट्रिप पर भेजा है, यानी करियर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है। फू जिंगचन उसकी बात सुनता है और सपोर्ट करता है। दोनों अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स नहीं, बल्कि डेली लाइफ और वर्क प्रेशर शेयर करने वाले हस्बैंड वाइफ लगने लगे हैं। ट्रेवल सेटिंग में फू जिंगचन यीजन को पिक करने आता है। आसपास के लोग हैरान होते हैं क्योंकि फू जिंगचन की इमेज कोल्ड ब्लडेड और डिस्टेंट वाली है। ऐसा आदमी खुद वाइफ को पिक करने आए, ये लोगों के लिए सरप्राइजिंग है। फू जिंगचन मजाक में कहता है कि वो रास्ते में था और उसे डर था कि कहीं मिसेस फू उसका नंबर फिर से एक्सीडेंटली डिलीट ना कर दे। यीजन कहती है कि उसका कॉन्टैक्ट अब पिंड है। ये वही पुराना कॉन्टैक्ट डिलीट वाला जोक है जो अब दोनों के बीच क्यूट इनसाइड जोक बन चुका है। यीजन फिर उसे अपनी क्लास रियूनियन में इनवाइट करती है। वो कहती है कि वो उसे अपने अच्छे फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करना चाहती है। ये बहुत बड़ा इमोशनल स्टेप है। पहले वो फू जिंगचन को पब्लिक में हाई प्रोफाइल होने के कारण डिस्टेंस पर रखना चाहती थी, अब उसे अपने क्लोज सर्कल में लाना चाहती है। फू जिंगचन अपने फ्रेंड्स के बीच यीजन को इंट्रोड्यूस करता है। वो साफ कहता है कि ये उसकी वाइफ है। फ्रेंड्स उसे वार्मली वेलकम करते हैं। कोई चैन कैरेंजी मेडिकल से जुड़ा व्यक्ति उसके फादर की सिचुएशन को समझने की बात भी करता है।
यहाँ यीजन को एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस मिलता है। फू जिंगचैन उसे छुपाता नहीं बल्कि अपने सर्कल में ओपनली वाइफ के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। यीजन के लिए ये रीअश्योरेंस है कि वो सिर्फ पेपर वाइफ नहीं है, फ्रेंड्स भी फ्रेंडली हैं। सीन में कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि सोशल इंट्रोडक्शन और एक्सेप्टेंस है। फू जिंगचैन का स्टेटस बड़ा है लेकिन वो यीजन को अपने बराबर प्लेस देता है। यीजन रेस्टरूम के लिए अकेली जाती है और वही सुवे उससे कन्फ्रंट करती है। सुवे का एटीट्यूड साफ जेलस और हॉस्टाइल है। वो यीजन को वन फैमिली की वाइल्ड डॉटर कहती है और उसे कंट्री बम्किन बोलकर इंसल्ट करती है। सुवे इम्प्लाई करती है कि उसका फू जिंगचैन के साथ कोई हिस्ट्री या क्लोजनेस रही है। वो यीजन को नीचे दिखाने की कोशिश करती है, जैसे फू जिंगचैन जैसा आदमी उसके जैसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं ले सकता। लेकिन यीजन पैनिक नहीं करती। वो कामली कहती है कि वो अपने हस्बैंड की बात सुनती है और वहाँ से निकल जाती है। मतलब सुवे पूरा ड्रामा सेटअप लेकर आई थी लेकिन यीजन ने उसे ज्यादा फ्यूल ही नहीं दिया। जेलस विलेनेस की ओपनिंग स्पीच चली लेकिन हीरोइन ने शांत जवाब देकर एग्जिट ले लिया। सीन में सुवे की जेलसी क्लियर है और यीजन की कंपोज्ड कॉन्फिडेंस भी। यीजन फू जिंगचे से सुवे के बारे में पूछती है। फू जिंगचे एक्सप्लेन करता है कि वे साथ बड़े हुए हैं लेकिन चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स नहीं थे। यानी सुवे ने जो इम्पोर्टेंस अपने रिलेशन को दी थी फू जिंगचे वैसा कुछ मानता ही नहीं। यीजन पूछती है कि सुवे की कौन सी बात सीरियस ना ले। फू जिंगचैन उसे रीअश्योर करता है। वो कहता है कि अगर उसे कोई पसंद हो तो सीक्रेट क्रश की जरूरत नहीं, लाइकिंग कोई शर्म की बात नहीं है। ये बात इनडायरेक्टली यीजन की तरफ जाती है। फू जिंगचैन चाहता है कि यीजन समझे कि उसके फीलिंग्स में क्लैरिटी है। वो उससे पूछता भी है कि यीजन क्या सोचती है। सीन में जेलेसी, रीअश्योरेंस और रोमांटिक प्रोबिंग तीनों है। यीजन सुवे की बातों से थोड़ी अफेक्टेड है लेकिन फू जिंगचैन उसकी कंफ्यूजन दूर करता है। यीजन सिक हो जाती है, उसे फीवर और कोल्ड हो जाता है, शायद हवा लगने की वजह से। वो कहती है कि मेडिसिन ले लेगी लेकिन फू जिंगचैन इसे हल्के में नहीं लेता। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है। फू जिंगचैन काम को साइड पर रख देता है। जब वर्ड मीटिंग की बात होती है तो वो साफ कहता है कि काम कभी भी हो सकता है, अभी उसकी वाइफ की हेल्थ इम्पोर्टेंट है। ये वही फू जिंगचे है जो पहले टाइम और फीलिंग्स देने की बात नहीं करता था लेकिन अब वर्क को डिले करके येजन की केयर कर रहा है। येजन खुद शायद इतनी केयर एक्सपेक्ट नहीं करती इसलिए उसे थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि येजन को कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो ओवरवर्क है और चिल लग गई है इसलिए कोल्ड हुआ है, उसे रेस्ट चाहिए और अगले दिन मॉर्निंग डिस्चार्ज हो सकती है। फू जिंगचैन डिसाइड करता है कि वो रात हॉस्पिटल में उसके साथ रहेगा। यीजन नहीं चाहती कि वो अपना टाइम वेस्ट करे लेकिन फू जिंगचैन का डिसीजन क्लियर है। उसके लिए यीजन अकेली पेशेंट नहीं उसकी वाइफ है। सीन में केयर सिंपल है लेकिन इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। बीमारी छोटी है पर फू जिंगचैन की कंसर्न बड़ी है। यीजन को धीरे धीरे एहसास होता है कि उसकी प्रेजेंस फू जिंगचैन के लिए सच में मैटर करती है। हॉस्पिटल में यीजन को फू जिंगचैन की पुरानी बातें याद आती हैं कि उनके एग्रीमेंट में उसने डिग्निटी और मटेरियल कंफर्ट देना था लेकिन टाइम और फीलिंग्स नहीं। इसी वजह से यीजन कहती है कि उन्हें एक दूसरे से कुछ ओवे नहीं करना चाहिए और वो उसका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। यू जिंगचे इस बार उस ओल्ड एग्रीमेंट लाइन को पीछे छोड़ता है। वो कहता है कि वो उसका हस्बैंड है और जब उसे केयर की जरूरत है तो उसे केयर मिलनी चाहिए। वो अपने पहले कहे वर्ड्स के लिए अपोलोजाइज भी करता है। ये अपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। फू जिंगचैन मानता है कि पहले उसने जो कहा था वो हर्टफुल था। अब वो यीजन को सिर्फ एग्रीमेंट पार्टनर की तरह नहीं देखता, यीजन के पुराने हर्ट पर मरहम लगता है। सीन इमोशनल हीलिंग का है। दोनों के बीच रिलेशनशिप एग्रीमेंट से फीलिंग्स की तरफ साफ मूव कर रहा है। हॉस्पिटल से यीजन अपनी फ्रेंड चेंग्यू को मैसेज करती है। चेंग्यू यूरोलॉजिस्ट है और अपनी फ्रेंड की इलनेस को लेकर तुरंत टीजिंग मोड में चली जाती है। वो मजाक में एज्यूम कर लेती है कि शायद हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ ज्यादा वाइल्ड हो गया होगा। यीजन शर्म से परेशान हो जाती है। ये सीन हल्का कॉमेडी लेकर आता है क्योंकि चेंग्यू की इमेजिनेशन अपनी मेडिकल फील्ड और गॉसिप दोनों को मिक्स कर देती है। वो अपनी फ्रेंड को छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती। फू जिंगचैन वापस आता है और यीजन की केयर कंटिन्यू करता है। यीजन को प्यास लगती है। हॉस्पिटल का माहौल सीरियस नहीं बल्कि केयर और हल्की एम्बैरेसमेंट वाला है। यीजन ट्रिप पर निकलने की तैयारी में होती है। सिस्टर नैन उससे पूछती है कि उसका फू जिंगचैन से एग्जैक्ट रिलेशन क्या है। अब यीजन छुपाती नहीं, वो साफ कहती है कि फू जिंगचैन उसका हस्बैंड है। सिस्टर नैन के लिए ये रिवील शॉकिंग है। इतने टाइम से जिस हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन का इंटरव्यू और अपॉइंटमेंट सब बिग डील था, वो असल में यीजन का हस्बैंड निकला। यीजन ने इतनी बड़ी बात क्वाइटली रखी थी।
इसी बीच फू जिंगजे भी एक डायरेक्ट रोमांटिक क्लैरिटी देता है। वो यीजेन से कहता है कि उसने पिछली रात मिसअंडरस्टैंड नहीं किया था, वो सच में उसे किस करना चाहता था। ये बात यीजेन को इमोशनल और एम्बैरेस्ड दोनों करती है। अब रिलेशनशिप में इनडायरेक्ट हिंट्स कम और डायरेक्ट फीलिंग ज्यादा आने लगी है। यीजेन अपने प्रोफेशनल सर्कल में मैरिज रिवील करती है और फू जिंगजन अपनी डिजायर क्लियर करता है। फू जिंगजन बिजनेस साइड पर शेयर होल्डर इश्यूज हैंडल कर रहा है। असिस्टेंट बताता है कि शेयर होल्डर्स नई फाइनेंसिंग प्लान को लेकर वरीड है क्योंकि इससे उनके शेयर्स डाइल्यूट हो सकते हैं। मिस्टर फैंग स्ट्रांगली अपोज कर रहा है। फू जिंगजन काम रहता है और कहता है कि वो इस प्रॉब्लम को हैंडल करेगा, लेकिन बिजनेस डिस्कशन के बीच भी वो पूछता है कि उसकी वाइफ घर पहुंच गई या नहीं। ये छोटा सवाल बताता है कि उसका ध्यान सिर्फ कंपनी पर नहीं है। फू जिंगजन वही पावरफुल बिजनेसमैन है, लेकिन अब उसकी प्रायोरिटीज में यीजन भी बराबर जगह ले रही है। चाहे शेयर होल्डर्स अपोज करे या फाइनेंसिंग इशू हो, उसके मन में वाइफ की सेफ्टी अलग ट्रैक पर चलती रहती है। फू जिंगचन सॉन्गजंग में होता है और ईजन बीजिंग में। इस दौरान ईजन हाई स्कूल रियूनियन प्लान में शामिल होती है। चंग्यू उसे टीज करती है कि क्या उसे अपने पास वाले आइसबर्ग की याद आ रही है। फू जिंगचैन की कोल्ड इमेज पर ये निकनेम परफेक्टली फिट बैठता है। यीजन वीडियो कॉल पर फू जिंगचैन से बात करती है और नोमी को भी दिखाती है। फू जिंगचैन कहता है कि नोमी उसकी कंपनी कर रहा है और अगर उसे कुछ भी चाहिए तो वो एनी टाइम मैसेज कर सकती है। फिर वो कहता है आई मिस यू टू। ईजन तुरंत कहती है कि उसने तो नहीं कहा कि वो उसे मिस करती है। ये दोनों की क्यूट डिनायर वाली केमिस्ट्री है। फू जिंगचन सीधे बोल देता है। ईजन शर्माकर टेक्निकल करेक्शन दे देती है। लॉन्ग डिस्टेंस में भी दोनों का बॉन्ड स्वीट लगता है। रिलेशनशिप अब क्लियरली इमोशनल कंफर्ट बन चुका है। चेंग्यू बताती है कि गु यांचे रीयूनियन में आने वाला है। वो ईजन को याद दिलाती है कि वो उसे पहले परस्यू करता था। ईजन इस बात को नॉर्मल रखना चाहती है और कहती है कि उसने तो बस उसकी मदद की थी जब उसका फुट इंजर्ड हुआ था। रीयूनियन में गु यांचे ईजन से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करने की बात पूछता है। वो जानना चाहता है कि ईजन ने उसे इग्नोर क्यों किया। ईजन क्लियर बाउंड्री रखती है। वो कहती है कि एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन ऑलरेडी हैंडल हो चुका है। अगर वे सिर्फ क्लासमेट्स हैं तो फिर पुराने डिलीट करने वाले डिसीजन को बदलने की जरूरत नहीं। ईजन पोलाइट है लेकिन फर्म है। गु यांचे ओल्ड फीलिंग्स लेकर आया है पर ईजन उसे कोई रॉन्ग सिग्नल नहीं देती। सीम में डिस्कम्फर्ट है क्योंकि गु यांचे अभी भी पास्ट कनेक्शन को पकड़े हुए है जबकि ईजन आगे बढ़ चुकी है। गु यांचे ईजन से उसकी मैरिज के बारे में पूछता है। उसे सुनने में आया है कि ईजन की मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। उसके सवालों में कंसर्न भी है और शायद उम्मीद भी कि अगर शादी सिर्फ एग्रीमेंट है तो उसके लिए कोई चांस हो सकता है। फिर वो कहता है आई मिस यू टू। ईजन तुरंत कहती है कि उसने तो नहीं कहा कि वो उसे मिस करती है। ये दोनों की क्यूट डैनियल वाली केमिस्ट्री है। फू जिंगजे सीधे बोल देता है। ईजन शर्माकर टेक्निकल करेक्शन दे देती है। लॉन्ग डिस्टेंस में भी दोनों का बॉन्ड स्वीट लगता है। रिलेशनशिप अब क्लियरली इमोशनल कंफर्ट बन चुका है। चंग्यू बताती है कि गु यांचे रियूनियन में आने वाला है। वो ईजन को याद दिलाती है कि वो उसे पहले परस्यू करता था। ईजन इस बात को नॉर्मल रखना चाहती है और कहती है कि उसने तो बस उसकी मदद की थी जब उसका फुट इंजर्ड हुआ था। रीयूनियन में गु यांचे यीजन से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट न करने की बात पूछता है। वो जानना चाहता है कि यीजन ने उसे इग्नोर क्यों किया। यीजन क्लियर बाउंड्री रखती है। वो कहती है कि एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन ऑलरेडी हैंडल हो चुका है। अगर वे सिर्फ क्लासमेट्स है तो फिर पुराने डिलीट करने वाले डिसीजन को बदलने की जरूरत नहीं। यीजन पोलाइट है लेकिन फर्म है। गु यांचे ओल्ड फीलिंग्स लेकर आया है पर यीजन उसे कोई रॉन्ग सिग्नल नहीं देती। सीन में डिस्कम्फर्ट है क्योंकि गु यांचे अभी भी पास्ट कनेक्शन को पकड़े हुए है जबकि यीजन आगे बढ़ चुकी है। गु यांचे यीजन से उसकी मैरिज के बारे में पूछता है। उसे सुनने में आया है कि यीजन की मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। उसके सवालों में कंसर्न भी है और शायद उम्मीद भी कि अगर शादी सिर्फ एग्रीमेंट है तो उसके लिए कोई चांस हो सकता है। लेकिन ईजन बहुत क्लियरली बाउंड्री सेट करती है। वो कहती है कि फू जिंगजन उसके साथ बहुत अच्छा है। फिर वो सीधे कहती है कि उसे अपना हस्बैंड बहुत पसंद है। ये ईजन के फीलिंग्स का बड़ा कंफर्मेशन है। गु यांचे के लिए ये आंसर डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है लेकिन ईजन कोई एम्बिग्विटी नहीं छोड़ती। वो नहीं चाहती कि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग बने। उसके लिए फू जिंगजन सिर्फ एग्रीमेंट हस्बैंड नहीं रहा। सीम में ईजन की लॉयल्टी और क्लैरिटी दिखती है। वो सॉफ्टली लेकिन फर्मली अपने हस्बैंड को चूज करती है। फू जिंगजन को क्लास रियूनियन और गु यांचे के बारे में पता चलता है। उसके मन में चिंता और जेलसी दोनों आते हैं। वो सोमचन से बीजिंग वापस आने के लिए अर्लीस्ट ट्रेन बुक
करने को कहता है क्योंकि फ्लाइट्स लेट हैं। उधर ईजन रियूनियन में चंग यो का ध्यान रख रही होती है क्योंकि चंग यो ड्रंक हो जाती है। ईजन पूरी तरह फ्रेंड को संभालने में बिजी हो जाती है और फू जिंगचन को इन्फॉर्म करना भूल जाती है। फिर उसका फोन ऑफ हो जाता है। ये सिचुएशन फू जिंगचन के लिए वरिंग बन जाती है। वो पहले ही गु यांचे के कारण अलर्ट है और अब वाइफ से कांटेक्ट भी नहीं हो रहा। ईजन का इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन मिस होने से मिसअंडरस्टैंडिंग और चिंता दोनों बढ़ जाते हैं। फू जिंगचन लेट नाइट बीजिंग पहुंचता है और ईजन को ढूंढता है। जब वो उसे देखता है तो उसके अंदर की चिंता बाहर आ जाती है। ईजन हैरान होती है कि वो आउट ऑफ टाउन से वापस आ गया। फू जिंगचन पूछता है कि क्या उसे पता है वो कितना वरीड था। ईजन एक्सप्लेन करती है कि उसका फोन बंद हो गया था और वो चेंग्यू को संभालने में बिजी थी। वो अपोलोजाइज करती है। चेंग्यू भी फू जिंगचन को पहचान जाती है, लेजेंडरी फाइनेंशियल टाइकून फू जिंगचन। उसके लिए ये मोमेंट शॉक वाला है क्योंकि उसकी फ्रेंड का हस्बैंड कोई नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि वही हाई प्रोफाइल फिगर है। सीन में एंजाइटी से रिलीफ आता है। फू जिंगचन का वरी जेन्युइन है और ईजन को समझ आता है कि फोन ऑफ होना उसके लिए कितना बड़ा स्ट्रेस बन गया। फू जिंगचन कामी चेंग्यू से मिलता है। माहौल थोड़ा हल्का होता है। ईजन पूछती है कि वो इतनी जल्दी क्यों वापस आ गया। फू जिंगचन कहता है कि उसने नोटिस किया कि वो इतनी रात तक घर नहीं लौटी। फिर बात गु यांजे पर आती है। फू जिनसे पूछता है कि क्या येजेन ने मिस्टर गु को देखा। येजेन सच बोलती है कि यस, उसने देखा। फिर वो बताती है कि उसने गु यांजे को साफ कह दिया कि उसका हस्बैंड है। ये सुनकर फू जिनचे को रीअश्योरेंस मिलता है। चैनयू बीच में सिंगल पर्सन वाली कंप्लेन करती है कि दोनों उसके सामने लव शो कर रहे हैं। सीन में जेलसी धीरे धीरे अफेक्शन और ह्यूमर में बदल जाती है। फू जिंगचन को पता चलता है कि ईजन ने बाउंड्रीज क्लियर रखी। ईजन को भी पता चलता है कि फू जिंगचन की चिंता उसके लिए कितनी रियल है। ईजन फू जिंगचन से अपोलोजाइज करती है कि उसने उसे वरी कराया। वो अपने बारे में बताती है कि वो सिंगल थ्रेडेड पर्सन है। जब एक टास्क पर फोकस करती है तो बाकी सब भूल जाती है। बचपन से फ्रेंड्स को भी उसकी ये आदत पसंद नहीं थी। ये बात कहते हुए ईजन इनसिक्योर लगती है। उसे लगता है कि ये उसकी वीकनेस है, लेकिन फू जिंगचन उसे अलग नजर से देखता है। वो कहता है कि हर व्यक्ति की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती है। वो ईजन के रिपोर्ट्स की तारीफ करता है, कहता है कि उसके रिपोर्ट्स डेलिकेट होते हैं, कैरेक्टर्स फ्लैश्ड आउट होते हैं और उनमें डेप्थ होती है। उसका फोकस और प्योरिटी एक जर्नलिस्ट के लिए एडवांटेज है। ईजन को यहाँ वैलिडेशन मिलता है। जिस चीज को वो अपनी कमी मानती थी, फू जिंगचन उसे उसकी स्ट्रेंथ बना देता है। ये सीन बहुत सॉफ्ट है क्योंकि फू जिंगचन सिर्फ उसकी केयर नहीं करता, उसे अंडरस्टैंड भी करता है। यीजन भी फू जिंगचन की तारीफ करती है। वो कहती है कि उसके हार्ट में मिस्टर फू भी बहुत अच्छे हैं। फू जिंगचन इस कॉम्प्लीमेंट को वार्मली एक्सेप्ट करता है और कहता है कि वाइफ की प्रेज के लिए थैंक्स, वो आगे भी हार्ड वर्क करेगा। दोनों के बीच ये म्यूचुअल एप्रिसिएशन स्वीट है। पहले जहाँ दोनों एग्रीमेंट और डिस्टेंस की बात करते थे, अब वे एक दूसरे की अच्छाइयों को ओपनली एक्नॉलेज कर रहे हैं। लेकिन फू जिंगचन को वापस सोंगचेन जाना है क्योंकि काम अभी पूरा नहीं हुआ। ये टेम्पररी सेपरेशन है, लेकिन अब दोनों के बीच कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। उनका बॉन्ड इतना मैच्योर हो चुका है कि दूरी के बावजूद ट्रस्ट बना रहता है। वन योयाओ यीजन को कन्फ्रंट करती है। उसके अंदर जेलसी और रिजेंटमेंट भरा हुआ है। वो यीजन पर ब्लेम लगाती है कि उसने फू जिंगचन को चुरा लिया और उसकी चीजें ले ली। योयाओ कहती है कि अगर यीजन ने ब्रदर जिंगचन से शादी ना की होती तो वो उसे इग्नोर या ब्लॉक नहीं करता। वो खुद को ओरिजिनल कैंडिडेट मानती है और यीजन को आउटसाइडर की तरह ट्रीट करती है। यीजन काम रहती है और शार्प जवाब देती है। वो कहती है कि अगर वो फू जिंगचन से शादी ना भी करती तब भी फू जिंगचन योयाओ से शादी नहीं करता। ये लाइन सीधी बात है, बिना एक्स्ट्रा ड्रामा के। योयाओ की पूरी जेलसी इसी बात पर टिकती है कि यीजन बीच में आ गई, लेकिन यीजन उसे रियलिटी चेक दे देती है। सीन में योयाओ रेज में है जबकि यीजन कंपोज्ड है। विलेनस जितना लाउड होती है, हीरोइन उतनी ही स्टडी लगती है। योयाओ गुस्से में और भी नीचे गिर जाती है। वो यीजन को हर्ट करने के लिए उसकी आइडेंटिटी पर हमला करती है। वो कहती है कि शायद यीजन सच में वन फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर भी नहीं है। वो बोलती है कि पैटर्निटी रिपोर्ट्स फेक थे और यीजन बस फादरलेस मदरलेस चाइल्ड है। ये बात यीजन के लिए बहुत पेनफुल है। उसकी पूरी लाइफ आइडेंटिटी, अबैंडनमेंट और फैमिली पेन से जुड़ी रही है। योयाओ जानबूझकर उसी वन पर चोट करती है। यीजन अब चुप नहीं रहती। वो योयाओ से कहती है कि अपना मुंह
साफ रख के और उसे स्लैप कर देती है। ये स्लैप सिर्फ गुस्से का रिएक्शन नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की बाउंड्री है। योया ने उसकी फैमिली और एग्जिस्टेंस को इंसल्ट किया था और यीजन ने साफ कर दिया कि वो ऐसे शब्द सहन नहीं करेगी। सीन इंटेंस है, यहाँ ह्यूमर की कोई जगह नहीं क्योंकि योयाओ की बातें बहुत क्रूअल है। योयाओ अपने लोगों से यीजन पर अटैक करवाने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि यीजन अकेली है और फू जिंगचन उसे बचाने नहीं आएगा। वो कहती है कि जिंगचन को यीजन से कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए वो उसकी मदद नहीं करेगा। लेकिन यीजन डरती नहीं। वो कहती है कि वो आने से पहले अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म कर चुकी है। योयाओ को लगता है ये सिर्फ ब्लफ है, लेकिन तभी फू जिंगचन वहाँ पहुँच जाता है। फू जिंगचन आते ही यीजन का साथ देता है। जब योयाओ कहती है कि वो यीजन की हेल्प क्यों करेगा, तो फू जिंगचन साफ कहता है कि अगर वो मेरी वाइफ है तो मैं उसकी हेल्प क्यों नहीं करूँगा। वो यीजन से सॉरी भी कहता है कि वो लेट हो गया और पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। ये सीन यीजन के लिए इमोशनल सिक्योरिटी वाला मोमेंट है। जिस हस्बैंड को योयाओ इमोशनलेस समझ रही थी, वही पूरे अथॉरिटी के साथ वाइफ के लिए खड़ा हो जाता है। फू जिंगचन योयाओ से कोडली डिस्टेंस बनाता है। वो साफ कहता है कि वो मिस वेन से फेमिलियर नहीं है। ये लाइन योयाओ के सारे ब्रदर जिंगचन वाले कॉन्फिडेंस को एक झटके में जमीन पर ला देती है। फिर फू जिंगचन योयाओ से अपॉलॉजी डिमांड करता है। रीजन भी ऐसा देता है कि योयाओ की इंसल्ट डबल हो जाती है। वो कहता है कि उसकी फेस की वजह से उसकी वाइफ का हैंड हर्ट हुआ है, मतलब स्लैब भी यीजन ने मारा। लेकिन अपॉलॉजी योयाओ को करनी है क्योंकि मैडम का हाथ दुख गया। फू जिंगचन का प्रोटेक्टिव रोस्टिंग लेवल यहाँ पीक पर है और वो भी पूरी सीरियसनेस के साथ। वेन फैमिली के लोग सिचुएशन काम करने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि योयाओ अभी बच्ची है और सब फैमिली है, लेकिन फू जिंगचन सॉफ्ट नहीं होता। उसके लिए बात क्लियर है, जिसने उसकी वाइफ को इंसल्ट किया उसे अपोलोजाइज करना होगा। सीन में फू जिंगचन की प्रोटेक्टिव डोमिनेंस दिखती है और वेन फैमिली की पैनिक भी। यीजन अपने दर्द को वर्ड्स में रखती है। वो कहती है कि अगर उसके फादर की मेडिकल ट्रीटमेंट की बात न होती तो वो अपना सरनेम चेंज ही नहीं करती। ये लाइन बताती है कि वीन सरनेम उसके लिए प्राइड नहीं, मजबूरी की निशानी है। हाँ, फू जिंगचन ये सुनकर उसे वहाँ से ले जाने का डिसीजन करता है। वो कहता है कि वो उसे घर ले जाना चाहता है। ये सिंपल लाइन बहुत कंफर्टिंग है क्योंकि वीन फैमिली हाउस में यीजन को सिर्फ मैनिपुलेशन, इंसल्ट और पेन मिला। फू जिंगचन उसे उस जगह से निकालकर सेफ स्पेस में ले जाना चाहता है। सीन में यीजन हर्ट है, लेकिन अकेली नहीं। फू जिंगचन उसके साथ खड़ा है और बिना अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट के उसे उस टॉक्सिक माहौल से बाहर ले जाता है। फू जिंगचन यीजन के लिए रोमांटिक प्रपोजल प्रिपेयर करता है। ये वही रिश्ता है जिसकी शुरुआत एक अलायंस और एग्रीमेंट से हुई थी, लेकिन अब फू जिंगचन उसे दोबारा चूज करना चाहता है। इस बार डील के लिए नहीं, फीलिंग्स के लिए। वो कहता है कि पहली शादी मैरिज अलायंस थी, एक एग्रीमेंट थी, लेकिन अब वो उसे फिर से शादी के लिए पूछ रहा है, बिना किसी एग्रीमेंट, बिना किसी कंडीशन के। वो कहता है लीन यीजन, विल यू मैरी मी? यहाँ वो उसे लीन यीजन कहता है, यानी वो उसकी असली आइडेंटिटी, उसका पास्ट और उसका पेन सब एक्सेप्ट करता है। वो सिर्फ वेन फैमिली की डॉटर या मिसेस फू नहीं, बल्कि लीन यीजन को चूज कर रहा है। वो डायमंड रिंग की बात करता है और कहता है कि ये मिसेस फू की है। सीन रोमांटिक कन्फेशन और इमोशनल ब्रेक थ्रू से भरा है। फू जिंगचन अब साफ बोलता है कि वो उसे मजबूरी की वाइफ नहीं, अपनी चॉइस की वाइफ बनाना चाहता है। येजेन फू जिंगचन की प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। फू जिंगचन फिर पूछता है कि बिना एग्रीमेंट और बिना कंडीशंस के क्या वो उससे शादी करेगी? येजेन कहती है कि वो विलिंग है। ये मोमेंट दोनों के रिलेशनशिप की पूरी जर्नी को कंप्लीट करता है। शुरुआत में कॉन्टैक्ट लिस्ट में हस्बैंड का नाम भी प्रॉपरली सेफ नहीं था और अब येजेन उसी आदमी से सच में शादी एक्सेप्ट कर रही है। पहले मैरिज सर्टिफिकेट था, अब दिल से चॉइस है। फू जिंगचन कहता है कि वे पहले एक बार मैरिड हो चुके हैं, लेकिन वो अलायंस था। अब वो उसे फिर से मैरी करना चाहता है। वो कहता है कि ओरिजिनल रिंग भी उसी की थी, लेकिन इस बार उसने प्रिपरेशन लेट कर दी और रिंग लाना भूल गया। रोमांटिक मोमेंट में भी उसकी ये छोटी सी इम्परफेक्शन सीन को ह्यूमन बना देती है। इतना बड़ा बिजनेसमैन प्रपोजल प्लान कर सकता है, लेकिन रिंग टाइमिंग में गड़बड़ कर देता है। प्यार में सीईओ भी थोड़ा नर्वस हो ही जाता है। येजेन इमोशंस के साथ मुस्कुराती है। दोनों के बीच अब कोई एग्रीमेंट वॉल नहीं बचती। फू जिंगचन ने उसे सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं किया, बल्कि उसके पास्ट, ड्रीम्स, वॉन्ट्स और आइडेंटिटी को एक्सेप्ट किया। येजेन ने भी फाइनली मान लिया कि ये रिश्ता मजबूरी से शुरू होकर ट्रस्ट,
केयर और लव में बदल चुका है। उनकी शादी अब फैमिली प्रेशर या बिजनेस अलायंस नहीं रहती। इस बार फू जिंगचैन खुद येजन को चूज करता है और येजन भी अपनी इच्छा से उसे एक्सेप्ट करती है। अग्रीमेंट मैरिज सच में हस्बैंड वाइफ के प्यार में बदल जाती है। यहीं पर ड्रामा का एंड हो जाता है।